Recording in progress. Recording in progress. सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दो सेगमेंट्स हैं, एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो कि मैंने लास्ट क्लास में कवर किया, और दूसरा है इलेक्ट्रोलिसिस का जो कि हम आज से स्टार्ट करेंगे। ऑलराइट, और इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर हम एग्जैक्टली ओ लेवल जैसा ही कॉन्सेप्ट लेंगे, लेकिन उसको थोड़ा सा एडवांस वर्जन में जाके पढ़ेंगे। ठीक है, सो हम यहां पर स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस का सेगमेंट। और इलेक्ट्रोलिसिस के सेगमेंट में हम सबसे पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कैलकुलेशन। इलेक्ट्रोलाइटिक कैलकुलेशन के लिए हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आपके साथ। इनफैक्ट 2 या 3 क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट वन, कैलकुलेट द मास ऑफ कॉपर मेटल प्रोड्यूस्ड when 10 amperes of current flows for 10 minutes during the electrolysis of copper to sulfate solution. And that's a question. By the way, I know the time, I know the current. So by using these two value, मैं सबसे पहले चार्ज कैलकुलेट करूंगा, यानी मैं फॉर्मूला लगाऊंगा Q इक्वल्स टू I टाइम्स T। करंट मुझे दिया हुआ 10 एम्पियर, टाइम मुझे दिया हुआ 10 मिनट्स, मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट किया जाता है हमेशा, इसलिए इनटू 60। सो मेरे पास आंसर आएगा 6000 coulombs. All right, this is my first step. Now in the second step, we need to find out the moles of electrons. और moles of electrons find out करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है चार्ज ओवर फैराडे कांस्टेंट। फैराडे कांस्टेंट एक कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू कांस्टेंट्स के टेबल में गिवन होती है, यानी पेपर में गिवन होती है। बाय द वे, चार्ज को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जो फैराडे कांस्टेंट है उसको हम कैपिटल F से रिप्रेजेंट करते हैं। फैराडे कांस्टेंट किसे कहते हैं ये भी देख ही लेते हैं। फैराडे कांस्टेंट को हम F से रिप्रेजेंट करते हैं, और क्या कहते हैं किसे? द अमाउंट ऑफ charge carried by 1 mole of electron is Faraday constant. The amount of charge
carried by 1 mole of electron is called Faraday constant. All right. So I know the charge or Faraday constant की value is fixed in the data table. इसकी वैल्यू होती है 96500, ये फिक्स वैल्यू है, ठीक है। तो हम इन दोनों वैल्यूज में आई मीन प्लग इन करते हैं चार्ज को 6000 और हम इसको डिवाइड कर देते हैं 96500 से। सो मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कितने आ जाएंगे? सो मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 0.0621, राइट? Okay, now the question is mass of copper metal produced. भाई कॉपर मेटल इलेक्ट्रोलिसिस में कहां प्रोड्यूस होता है? कैथोड पे या एनोड पे? तो ऑब्वियसली मेरा जवाब होगा कैथोड पे। तो इसका मतलब मुझे यहां पर कैथोड की इक्वेशन बनानी पड़ेगी, और कैथोड पे होता है रिडक्शन का प्रोसेस। इसका मतलब कॉपर आयंस इलेक्ट्रॉन्स गेन करके कॉपर मेटल में कन्वर्ट होंगे, राइट? सो माय थर्ड स्टेप इज इक्वेशन जिसमें कॉपर आयंस इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे और गेन करके कन्वर्ट हो जाएंगे कॉपर मेटल में। ये 2 मोल है, ये 1 मोल है। अगर आपके पास 0.0621 मोल आया है तो मोल्स ऑफ कॉपर आपके पास होंगे 0.031 moles, right? Fourth step, I need to find out the mass of copper. अब जाहिर सी बात है मुझे मोल्स ऑफ कॉपर मालूम है which is 0.031। मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा AR ऑफ कॉपर यानी रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ कॉपर से which is 63.5। so mass of copper is going to be how much? 1.97 gram, and that's my answer. All right. हम इसी पैटर्न का एक और क्वेश्चन करते हैं, और उस क्वेश्चन के अंदर इंस्टेड ऑफ measuring the mass of any metal, let's talk about the volume of gas. How can we find out the volume of gas by using this sort of electrolytic calculations? So let's move on to the next question. Calculate the volume of oxygen gas given off at RTP when 5 amperes of current flows for 10 minutes during the electrolysis of dilute H2SO4. So again, I know current, I know time. मैं सबसे पहले चार्ज कैलकुलेट करूंगा। सो करंट इनटू टाइम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। करंट मेरे पास है 5 एम्पीयर, टाइम मेरे पास है 10 मिनट्स। उस मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए इनटू 60, सो आई विल गेट
3000 coulombs, right? And that's my charge. And the second step, I need to find out the moles of electrons, which is charge over Faraday constant. And Faraday constant की value fixed है, which is 96500. तो charge है हमारे पास 3000, dividing it with Faraday constant, which is 96500. So moles of electron is going to be 0.031 moles. एग्जामिनर हमसे पूछ रहे हैं वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस गिवन आउट, तो जाहिर सी बात है जो गैस होती है, ऑक्सीजन गैस गिवन होती है, वो हमेशा एनोड पे गिवन होती है, और एनोड पे हमेशा होता है ऑक्सीडेशन का प्रोसेस, राइट? सो मुझे एनोड की इक्वेशन याद होनी चाहिए, ये आपने ओ लेवल केमिस्ट्री में भी पढ़ी है, एग्जामिनर आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे। ये इक्वेशन है हमारे पास, 4 हाइड्रोक्साइड आयंस, 2H2O plus O2 plus 4 electron. Now, according to the equation, ऑक्सीजन के 1 मोल हैं और इलेक्ट्रॉन्स के 4 मोल्स हैं। हमने 0.031 मोल्स डिटरमिन किए थे ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स के। So from that we can find the moles of oxygen. So moles of oxygen is how much? 7.7 into 10 to the power minus 3 moles. हमसे वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा है, तो हम फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। ये फॉर्मूला आपने ओ लेवल केमिस्ट्री में भी पढ़ा है, एएस में भी पढ़ा है कि मोल्स ऑफ गैस इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ गैस ओवर मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम का मतलब होता है वॉल्यूम एट आरटीपी और वॉल्यूम एट एसटीपी। एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। अब मुझे जाहिर सी बात है मोल्स ऑफ गैस भी मालूम है, ये गिवन है, मुझे मोलर वॉल्यूम आरटीपी बता दिया तो ये भी मालूम है, तो इसका मतलब मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस कलेक्ट कर सकता हूं। मोल्स हैं 7.7 into 10 to the power minus 3 और उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 24,000 cm क्यूब से, सो आंसर आ जाएगा 186.5 cm क्यूब। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपने वॉल्यूम cm क्यूब के बजाय dm क्यूब में निकालना हो तो आप इसको 24 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर डायरेक्टली dm क्यूब में आ जाएगा। ठीक है, आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। इलेक्ट्रोलाइटिक कैलकुलेशन में हम थर्ड क्वेश्चन भी देख लेते हैं। जरूरी नहीं है कि हमसे वॉल्यूम पूछे, जरूरी नहीं है कि हमसे मास पूछे, ये भी तो हो सकता है कि हमसे टाइम पूछ ले कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस कर रहे हैं उसमें टाइम ड्यूरेशन कितना लग रहा है, ठीक है ना? तो मैं आपके साथ एक डेटा शेयर कर लेता हूं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट डेटा विल सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है? सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज गाइस। वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस is 300 cm क्यूब। ये हमने कलेक्ट किया ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। इस वॉल्यूम को कलेक्ट करने के लिए हमने 10 एम्पियर करंट प्रोवाइड किया। और हमसे कह रहे हैं कि 300 वॉल्यूम ऑफ 300 cm क्यूब ऑफ गैस कैलकुलेट करने के लिए हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड। सो कैलकुलेट टाइम टेकन। अब जाहिर सी बात है, हमें वॉल्यूम ऑफ गैस गिवन है, तो हम सबसे पहले मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फाइंड आउट करेंगे।
सो हमारे पास 300 सीएम क्यूब है, हम उसको डिवाइड कर देते हैं 24,000 सीएम क्यूब से, तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस वुड बी 0.0125 मोल्स। जाहिर सी बात है ये हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है कैथोड पे, और कैथोड पे होता है रिडक्शन का प्रोसेस, यानी हाइड्रोजन आयंस इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे और गेन करके कन्वर्ट हो जाएंगे हाइड्रोजन गैस में। तो ये इक्वेशन मैं खुद लिखूंगा और ये एग्जामिनर आपको बताएंगे नहीं, ठीक है? तो ये इक्वेशन भी याद होनी चाहिए आपको। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन हाइड्रोजन के 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस है। अगर आपने 0.0125 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस कैलकुलेट किए हैं तो मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां से हमारे पास आ जाएंगे 0.025 moles. थर्ड स्टेप, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है मेरे पास, हम उसका फॉर्मूला यूज करेंगे विच इज चार्ज ओवर फैराडे कांस्टेंट। ठीक है, अब क्या है कि मुझे मुझे फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू मालूम है, डेटा टेबल के अंदर गिवन है, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैंने ये 0.025 डिटरमिन कर लिए, तो इसका मतलब मैं चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं। सो चार्ज कैलकुलेट करना चाहता हूं मैं, यानी क्यू की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो क्यू हो जाएगा मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0.025 इनटू फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू है 96500। सो यहां से क्यू कितना हो जाएगा हमारे पास 2412.5 कूलम्स। फोर्थ स्टेप इज द लास्ट स्टेप, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे Q इक्वल्स टू I टाइम्स T का। Q हमें पता है 2412.5, करंट हमें क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था 10 एम्पियर। मैं यहां से टाइम नोट डाउन कर सकता हूं और टाइम मेजर कर सकता हूं, तो टाइम इज गोइंग टू बी हाउ मच 80.41 seconds, and that's my answer. So ये न्यूमेरिकल यूजुअली पूछा जाता है, मैक्स 5 मार्क्स का हो सकता है, लेकिन ये जो फॉर्मेट मैंने इलेक्ट्रोलाइटिक कैलकुलेशंस का किया है, होल्ड ऑन, टाइम इज गोइंग टू बी 241.25 seconds. So याद रखिएगा कि ये कैलकुलेशन एग्जामिनर पूछते हैं, लेकिन इन कैलकुलेशंस के अंदर ये जो इक्वेशंस है ना कैथोड की एनोड की, इक्वेशंस आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे, ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है? और वैसे तो पेपर 4 में ये 4 to 5 मार्क्स का न्यूमेरिकल होता है, 3 का भी होता है, बट पेपर 5 में ये सारे के सारे स्टेप्स करवा के एग्जामिनर 7 to 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है प्लानिंग एंड इवैल्यूएशन में, ठीक है? सो ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट था हमारा बहुत। सो वी आर डन विद इलेक्ट्रोलाइटिक कैलकुलेशंस, और अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इसके अंदर कैथोड एंड एनोड। कैथोड और एनोड की बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। जब हमने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ा था तो मैंने कहीं किसी भी जगह पे कैथोड एनोड की डिस्कशन की थी, पॉजिटिव हाफ सेल नेगेटिव हाफ सेल कहा था, उसी तरह से उसको हैंडल करेंगे हम, लेकिन जब इलेक्ट्रोलिसिस है तो हम कैथोड और एनोड की बात करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, कैथोड is attached with the negative terminal of the battery, which is why मैं कैथोड को नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड भी नाम दूंगा।
क्योंकि ये खुद नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, इसलिए इलेक्ट्रोलाइट के कैटायन जो है वो कैथोड पे अट्रैक्ट होंगे। हेंस वी कंक्लूड कैटायन goes towards कैथोड। और हमें यह भी पता होना चाहिए कि कैथोड पे हमेशा रिडक्शन का प्रोसेस होता है। सो एट कैथोड रिडक्शन टेक्स प्लेस। तो अब जरा नोट कीजिएगा, लेट सपोज ये आपके पास एक कैटायन है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और गेन करके ये कन्वर्ट हो जाएगा एक्स में, यानी जो भी होगा यहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा बिकॉज ऑफ रिडक्शन और वो एक एलिमेंट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, सिमिलरली एनोड से रिलेटेड बात कर लेते हैं। एनोड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच होता है। So anode is attached with the positive terminal of battery, which is why हम इसको positively charged electrode भी कहते हैं। ऑब्वियसली अगर मैंने यहाँ इलेक्ट्रोड लिखा है तो मैं यहां पर भी इलेक्ट्रोड लिखूंगा, तो इसको ठीक कर लेते हैं हम। इट हैज टू बी इलेक्ट्रोड, क्योंकि एनोड पॉजिटिवली चार्ज होता है इसलिए इलेक्ट्रोलाइट के एनाइंस इसके साथ अट्रैक्ट होते हैं। सो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि एन आयन goes towards anode, at anode oxidation takes place, and oxidation का मतलब loss of electron। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक एनायन है जिसके ऊपर चार्ज है -1। बाय द वे ये जरूरी नहीं है कि -1 हो, ये चार्ज कुछ भी हो सकता है, -1 भी -2 भी, एनीथिंग। ठीक है, एनी नेगेटिव चार्ज। ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और लूज करके ये एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने कैथोड एनोड की भी डिस्कशन की। आफ्टर दिस हम एक एक्सपेरिमेंट आपके साथ डिस्कस करेंगे। उस एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए हम एक छोटा सा रिलेशनशिप आपको बताएंगे, रिलेशनशिप बिटवीन Faraday constant and Avogadro's constant। इसका रिलेशनशिप बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो आपको याद रखना है। अगेन एग्जामिनर ये रिलेशनशिप आपको नहीं बताएंगे। रिलेशनशिप है F इक्वल्स टू LE। इसमें से F जो है वो फैराडे कांस्टेंट है, उसकी डेफिनेशन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं और उसकी वैल्यू भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है,
उसके बाद ये है एल, एल इज बेसिकली एवोगाड्रो कांस्टेंट, and then last but not the least E is basically the charge of electron. चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो डेटा टेबल के अंदर गिवन है, जहां कांस्टेंट्स की वैल्यू है वहां गिवन है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। ये वैल्यू गिवन होती है पेपर में, ठीक है, पेपर में जो कांस्टेंट्स का टेबल है वहां गिवन होती है। सो मैं क्या करता हूं, मैं एक इलेक्ट्रोलाइटिक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता हूं और उसके थ्रू एवोगाड्रो कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करता हूं। याद रखिएगा कि जब एवोगाड्रो कांस्टेंट की वैल्यू इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड के थ्रू फाइंड आउट करूंगा तो अल्टीमेटली मुझे फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू भी उसी इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड के थ्रू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। So let's talk about that, and for this let's move on to the next page. So determination of Avogadro constant through electrolytic method. ओके, इससे रिलेटेड पेपर 4 पेपर 5 दोनों में डायग्राम कंस्ट्रक्ट करवाई जाती है, लेबल करवाई जाती है, इसलिए डायग्राम इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो लेट्स टॉक अबाउट डायग्राम फर्स्ट। तो हम सबसे पहले यहां पर बैटरी बनाते हैं, ऑलराइट। ये हम इलेक्ट्रोड्स ड्रॉ कर रहे हैं, दैट इज कैथोड एंड एनोड। ये हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है और इस सेल के अंदर हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया है। याद रखिएगा ये नेगेटिव टर्मिनल होता है बैटरी का, ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है। सो ये बैटरी हो गई हमारी, और बैटरी जो है वो डायरेक्ट करंट प्रोवाइड करती है इन द सर्किट, ये इसका फंक्शन है। ये आपके पास है स्विच, सर्किट को ऑन ऑफ करने के लिए यूज किया जाता है। ये आपके पास है रियोस्टेट, जो वेरिएबल रेजिस्टर भी होता है। ये बेसिकली सर्किट में करंट को ऑल्टर करने के लिए यूज किया जाता है। हम करंट ऑल्टर करके देखते हैं कि हमारे पास चेंज क्या आ रहा है, और उसकी वजह से हमारे एवोगाड्रो कांस्टेंट या फैराडे कांस्टेंट की वैल्यूज पे क्या चेंज आ रहा है। यही पूरा कुछ पेपर 5 के अंदर एग्जामिनर प्रोवाइड भी करता है, आपको डिस्कस भी करता है। ये आपका एम मीटर है, यकीनन ये
करंट को मेजर करेगा। ठीक है, ये वाला इलेक्ट्रोड जो है ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच है, इसका मतलब ये नेगेटिव होगा। ये वाला इलेक्ट्रोड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच है, इसलिए ये पॉजिटिव पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका कैथोड है और ये आपका एनोड है। यकीनन या तो ये इनर्ट इलेक्ट्रोड होंगे या फिर ये रिएक्टिव मेटल इलेक्ट्रोड होंगे। इस केस के अंदर हम रिएक्टिव मेटल इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं। इसका मतलब दिस कैथोड इज मेड अप ऑफ कॉपर and this anode is made up of copper. सही है, और ये आपका इलेक्ट्रोलाइट है। ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ये बेसिकली कॉपर सल्फेट का होगा। एग्जैक्ट यही प्रोसेस आपने ओ लेवल केमिस्ट्री में भी सीखा है इलेक्ट्रोलिसिस में। ओ लेवल केमिस्ट्री में आप इसको कहते थे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर टू सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। ऑलराइट, सो ये वो डायग्राम है जो एग्जामिनर आपसे कंस्ट्रक्ट भी करवाएगा, लेबल भी करवाएगा। अब इसका थोड़ा सा प्रोसेस देख लेते हैं कि प्रोसेस क्या होता है। देखिए प्रोसेस देखिए। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट, मैं इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को सबसे पहले सैंड पेपर से क्लीन करूंगा, वाइप करूंगा, और उसके बाद इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को प्रोसेस करने से पहले वे करूंगा। तो सबसे पहला पॉइंट, क्लीन बोथ द इलेक्ट्रोड्स through sandpaper. Then दोनों इलेक्ट्रोड्स का मास वे करूंगा बिफोर एक्सपेरिमेंट। Measure the mass of both the electrodes before experiment। ठीक है, उसके बाद मैं इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को इस इलेक्ट्रोलाइट में डिप करूंगा। Immersed both the electrodes in the electrolyte। आफ्टर दैट मैं तकरीबन 0.2 एम्पियर का कांस्टेंट करंट प्रोवाइड करूंगा फॉर एटलीस्ट 34 मिनट्स। तो नेक्स्ट इज कांस्टेंट करंट of 0.2 ampere is provided for at least 34 मिनट्स। 34 मिनट्स के बाद मैं स्विच ऑफ करूंगा, दोनों इलेक्ट्रोड्स को केयरफुली इलेक्ट्रोलाइट में से बाहर निकालूंगा,
दोनों इलेक्ट्रोड्स को केयरफुली डिस्टिल वाटर से वॉश करूंगा और प्रोपेनॉन सॉल्यूशन से रिंस करूंगा। और प्रोपेनॉन सॉल्यूशन में इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि वो मॉइस्चर एब्सॉर्बेंट होता है। Take out both the electrodes from the electrolyte. Wash them carefully with distilled water. And rinse them with propanol solution. और याद रखिएगा ये जो प्रोपेनॉन सॉल्यूशन होता है ये मॉइस्चर एब्सॉर्बेंट होता है। इलेक्ट्रोड में अगर कोई मॉइस्चर होगा तो वो एब्सॉर्ब कर लेगा और ड्राई कर देगा बिल्कुल इलेक्ट्रोड को। ठीक है, जब मॉइस्चर रिंसिंग कर लूंगा मैं प्रोपेनॉन सॉल्यूशन के साथ तो उसके बाद दोनों इलेक्ट्रोड्स का मास वे करूंगा आफ्टर एक्सपेरिमेंट। ओके, measure the mass of both the electrodes after experiment. ठीक है, ये हो गया प्रोसेस। अब जाहिर सी बात है मेरे पास इलेक्ट्रोड का मास पहले भी था एक्सपेरिमेंट से पहले और एक्सपेरिमेंट के बाद भी आया, करंट भी गिवन है, टाइम भी गिवन है। तो अब हम मेजरमेंट्स की कुछ बात करते हैं, ठीक है ना। लेट्स टॉक अबाउट द मेजरमेंट्स। और ये यूजुअली मेजरमेंट्स गिवन होती है क्वेश्चन के अंदर, तो पेपर 4 अटेम्प्ट करने में आपको इतना ज्यादा इशू नहीं होगा, बट पेपर 5 में थोड़ा सा इशू होता है, इसलिए क्योंकि वो पूरा डेटा प्रोसेस करवाता है आपसे। सो मैं प्रोसेस करता हूँ डेटा, बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है। सबसे पहली बात, हमने करंट प्रोवाइड किया था 0.2 एम्पियर का। हमारे पास टाइम है 34 मिनट्स। ठीक है, लेट सपोज मैं यहां कैलकुलेशन जो है वो गेन इन मास ऑफ कैथोड के थ्रू भी कर सकता हूं और कैलकुलेशन लॉस इन मास ऑफ एनोड के थ्रू भी कर सकता हूं। याद रखिएगा, आप कैथोड या एनोड के थ्रू करेंगे, स्टेप्स का जो ऑर्डर है और कॉन्सेप्ट उस पर कोई चेंज नहीं आएगा। एवोगाड्रो कांस्टेंट और फैराडे कांस्टेंट की वैल्यूज पे भी कोई चेंज नहीं आएगा, राइट। सो आपको समझाने के लिए और कुछ डिस्कशन के लिए मैं गेन इन मास ऑफ कैथोड डिस्कस करूंगा आपके साथ, ठीक है। सो हम यहां पर कह सकते हैं कि मास ऑफ कॉपर कैथोड बिफोर एक्सपेरिमेंट, लेट्स सपोज हमारे पास था 55.5 ग्राम। जब एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया और हमने मास रीवे किया, तो लेट्स सपोज मास ऑफ कॉपर कैथोड अब हमारे पास था
आफ्टर एक्सपेरिमेंट, EXP का मतलब है एक्सपेरिमेंट, ये था हमारे पास 55.63 ग्राम, 55.63 ग्राम। तो जाहिर सी बात है मैं इन दोनों वैल्यूज को लेकर मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट कैथोड फाइंड आउट कर लूंगा। सो मास मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट कैथोड कितना हो जाएगा? I believe 0.13 gram, right? Let's talk about the calculation here. ओके सर, मेरा एक क्वेश्चन है जी, पूछिए। सर मेरा क्वेश्चन ये कि ये जो आपने करंट और टाइम दिया हुआ है, क्या ये हर क्वेश्चन के अंदर फिक्स होगा? नहीं, ये हर क्वेश्चन में डिफरेंट मिलेगा आपको। इसी तरह ये भी हर क्वेश्चन में डिफरेंट मिलेगा, मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड या लॉस इन मास ऑफ एनोड। तो अगर डिफरेंट मिलेगा तो क्या एवोगाड्रो कांस्टेंट और फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू में कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा। क्या स्टेप्स के ऑर्डर में कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट विल रिमेन सेम। ओके, हम जानते हैं कि हमें करंट और टाइम गिवन है, तो इसका मतलब हम सबसे पहले यहां पर चार्ज कैलकुलेट कर लेते हैं। करंट है हमारे पास 0.2 एम्पियर, टाइम है हमारे पास 34 मिनट्स, इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए इनटू 60, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 408 कूलम। ओके, दिस इज माय फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, मुझे कॉपर गिवन है, तो ऑब्वियसली अगर मास ऑफ कॉपर गिवन है तो मैं उसके थ्रू मोल्स ऑफ कॉपर फाइंड आउट कर सकता हूं। तो मैं 0.13 को डिवाइड कर दूंगा 63.5 से, so 0.13 divided by 62.52 into 10 to the power -3 moles। हम बात कर रहे हैं गेन इन मास ऑफ कॉपर कैथोड। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे कैथोड की इक्वेशन लिखनी होगी, और कैथोड की इक्वेशन में रिडक्शन होती है। तो ये रिडक्शन इक्वेशन हो गई, यानी कॉपर आयंस इलेक्ट्रॉन्स गेन करके कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो रहे हैं। ये आपके 2 मोल है और ये आपका 1 मोल है। अभी आपने 2.52 इंटू 10 टू दावर -3 मोल्स कैलकुलेट किया है, तो मोल्स ऑफ कॉपर कितना हो जाएगा आपके, सॉरी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे आपके पास? 4.5 एक्सपोनेंट -3 मोल्स, राइट? सो मुझे मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता है, मुझे चार्ज भी पता है, मैं इन दोनों को यूज करूंगा और मैं फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। So, oh my bad, this is third step, and this is going to be the fourth step। और फोर्थ स्टेप में मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, और मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए मैं, ओ माय गुडनेस, नॉट मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके इक्वल होता है? चार्ज अपॉन फैराडे कांस्टेंट। सो आई नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फैराडे कांस्टेंट। सो चार्ज मेरे पास है 408, मैं उसको डिवाइड कर दूंगा मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन से, विच इज 4.5 इंटू 10 टू द पावर -3 मोल्स। तो यहां से फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी 9
90666 कूलम, right? Sir, moles of copper na 5.04 and Moles of copper is basically 5.04 into 10 to the power minus 3. तो अगर मैं 5.04 into 10 to the power minus 3 यूज करूं तो बताइए फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू इज गोइंग टू बी हाउ मच? Guys, you have to be very very careful in calculations, all right? So the value is 952.38. That's Faraday constant की value, and it is quite different from the value given in the data table, right? All right, no issue. अगर change भी आ रहा है तो कोई मसला नहीं है. मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक रिलेशनशिप बताया था, F equals to LE, याद आया? E की वैल्यू आपको ऑलरेडी कोट कर दी थी मैंने 1.6 into 10 to the power minus 19. Faraday constant की वैल्यू ऑलरेडी आपने कैलकुलेट की है. तो लेट्स फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एवोगाड्रो कांस्टेंट. फैराडे कांस्टेंट है 80952.38 और मैं उसको डिवाइड करूंगा 1.6 into 10 to the power minus 19 से. So the value of Avogadro constant is going to be 5 exponent 23. That's the answer. And again जो वैल्यू गिवन है आपको एवोगाड्रो कांस्टेंट की डेटा टेबल से, उससे ये वैल्यू डिफरेंट आ रही है ना? ये वैल्यू इसलिए डिफरेंट आ रही है क्योंकि ये वैल्यूज मैंने अज्यूम की हुई थी सारी की सारी, राइट? जब एग्जामिनर आपको प्रोवाइड करेंगे तो वो एग्जैक्ट आएगी बिल्कुल आपके पास. फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू भी एग्जैक्ट आएगी और एवोगाड्रो कांस्टेंट की वैल्यू भी एग्जैक्ट आएगी. लेकिन लेकिन इस स्टेज के ऊपर एक और मसला है कि अगर वैल्यू डिफरेंट आ रही है तो इसका मतलब मुझसे कोई ना कोई एरर हो गया एक्सपेरिमेंट में, है ना? सो अगर वैल्यू डिफरेंट आ जाए, जस्ट लाइक मेरे केस में आ रहा है, मैंने करवाया है, तो भाई वैल्यू क्यों डिफरेंट आ रही है? कोई तो सोर्स ऑफ एरर हुआ होगा. लेट्स फाइंड आउट कि वो सोर्सेज ऑफ एरर क्या थे हमारे पास. ओके, यहाँ ये लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कैलकुलेशन सही हो नहीं रही है इनसे. ये मोल्स ऑफ कॉपर हमारे पास कितने आ रहे हैं? 2.047 into 10 to the power minus 3 moles. My bad, my goodness. ये हो जाएगा 2.047 into 10 to the power minus 3. So how about the moles now? 4.09 into 10 to the power minus 3. Now divide this value with this. So my Faraday constant value is now 99755.5. Makes sense now. और अगर मैं इस वैल्यू को, फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू को 4 से डिवाइड कर दूं, 99755.5, so the value of Avogadro constant is going to be 6.23 exponent 23. Close enough, but again exact तो नहीं आई ना. Avogadro Faraday constant की वैल्यू एग्जैक्ट आई ना Avogadro constant की वैल्यू एग्जैक्ट आई, राइट? So guys, you have to be very very careful in calculations, okay? बहुत बहुत जरूरी है कि बहुत केयरफुली हैंडल करें कैलकुलेशंस को. ये बहुत आसान टॉपिक है बट इस पे कैलकुलेशन एरर नहीं होना चाहिए, जैसे अभी हो गया 2 मरतबा, राइट? सो लेट्स टॉक अबाउट द सोर्स ऑफ एरर कि भाई एक्सपेरिमेंट में हमसे ऐसा क्या एरर हो सकता है जिसकी वजह से फैराडे और एवोगाड्रो कांस्टेंट की वैल्यू में चेंजेस आ रही है. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज फॉर सोर्सेज ऑफ एरर.
ये फर्स्ट सोर्स ऑफ एरर हमारा ये हो सकता है कि वायर में रेजिस्टिविटी हो, हीटिंग की वजह से करंट ड्रॉप हो गया, है ना। और जब करंट ड्रॉप होगा तो ऑब्वियसली बेटा मास पे फर्क पड़ेगा, मास पे फर्क पड़ेगा तो वैल्यूज पे भी फर्क पड़ेगा। तो रेजिस्टिविटी रेजिस्टिविटी इन द वायर। दूसरा ये भी तो हो सकता है कि रिंसिंग सही तरह से नहीं की हो, कुछ ना कुछ मॉइस्चर इलेक्ट्रोड में रह गया हो जिसकी वजह से मास चेंज हो गया हो। रिंसिंग did not perform very well and some of the moisture is still intact with the electrode. नेक्स्ट ये भी तो हो सकता है कि कॉपर जो है वो कैथोड के साथ प्रॉपर्ली अटैच ही ना हुआ हो, और जब हम इलेक्ट्रोड बाहर निकाल रहे हो तो कुछ कॉपर जो है वो बीकर के अंदर गिर गया हो जिसकी वजह से मास में फर्क पड़ गया हो। Copper doesn't stick properly with the cathode. लास्ट बट नॉट लीस्ट, हो सकता है एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले मैंने एमीटर की कैलिब्रेशन ही नहीं की हो, मैं भूल गया हूं एमीटर को कैलिब्रेट करना, जिसकी वजह से एरर जनरेट हुआ। सो कैलिब्रेशन ऑफ एमीटर। ठीक है, ये जो हमने अभी आपके साथ डिस्कशन करी है एवोगाड्रो कांस्टेंट की, मैं इसी का एक और फॉर्मेट शेयर करता हूं, हो सकता है एग्जामिनर वो फॉर्मेट पेपर 4 में पूछ ले आपसे, सही है। इट विल टेक ओनली 2 to 3 मिनट्स। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट कि अगर मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू वैल्यू ऑफ एवोगाड्रो कांस्टेंट फाइंड आउट करूं। जाहिर सी बात है, अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी तो डेटा प्रोसेस करवाएगा मुझसे। तो मान लेते हैं कि y एक्सिस है और x एक्सिस है, x एक्सिस के ऊपर चार्ज है इन कूलम्स और y एक्सिस के ऊपर मास ऑफ कॉपर है इन ग्राम। या मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड इन ग्राम। मुझे कुछ वैल्यूज दी, मैंने वो वैल्यूज प्रोसेस करी, तो मेरे पास एक ग्राफ की शेप आई। लेट सपोज मेरे पास स्ट्रेट लाइन आ गया ग्राफ। इसको स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं कहते, इसको कहते हैं लाइन ऑफ बेस्ट फिट। क्या कहते हैं इसको हम? लाइन ऑफ बेस्ट फिट। ये लाइन ऑफ बेस्ट फिट हमने ड्रॉ कर दी। यकीनन इस लाइन ऑफ बेस्ट फिट के ऊपर पॉइंट्स होंगे, उन पॉइंट्स को हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे। हम कभी भी सर्किल नहीं लिखते, ना डॉट अप्लाई करते हैं, क्योंकि सर्किल और डॉट जो है वो कभी भी पेपर स्कैन होते हुए नजर नहीं आते, राइट। तो हम क्रॉस लगाएंगे हमेशा।
अब क्रॉस लगाने के बाद हम क्या करते हैं, हम एक कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, और जो कंस्ट्रक्शन लाइन होती है वो लाइन ऑफ बेस्ट फिट के किसी भी पॉइंट से ड्रॉ कर ली जाती है। तो लेट सपोज मैं कंस्ट्रक्शन लाइन यहां से ड्रॉ कर रहा हूं, लाइन ऑफ बेस्ट फिट का मैंने ये पॉइंट लिया है। तो डॉटेड लाइन जो होती है वो कंस्ट्रक्शन लाइन होती है। लेट सपोज इस कंस्ट्रक्शन लाइन से मुझे मास ऑफ कॉपर मिल रहा है विच इज लेट सपोज 0.29 ग्राम, एंड लेट सपोज इस एक्स एक्सिस से मुझे चार्ज मिल रहा है विच इज 2050 कूलम्स, राइट। सो ये मुझे वैल्यूज दो मिल गई। अब इन दो वैल्यूज के थ्रू जो है मैं कैलकुलेशंस कर सकता हूं, स्टेप्स कर सकता हूं बहुत इजीली। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे मास ऑफ कॉपर गिवन है, इसका मतलब मैं मोल्स ऑफ कॉपर डिटरमिन कर सकता हूं। तो ये हो जाएगा 0.29 डिवाइडेड बाय 63.5, so 0.29 divided by 63.5 is going to be 4.56 into 10 to the power minus 3 moles, right? हम कॉपर डिपॉजिटेड की बात कर रहे हैं, इसका मतलब कैथोड की इक्वेशन बनेगी। और कैथोड की इक्वेशन में क्या होता है कि कॉपर आयंस इलेक्ट्रॉन्स गेन करके कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो टेक्निकली ये 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर आपने 4.56 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मोल्स लिए हैं तो मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां से आपके पास आ जाएंगे 9.13 into 10 to the power minus 3 moles. Third step, moles of electrons आ गए, right? और मुझे यहाँ x एक्सिस से चार्ज मिल गया, तो मैं इन दोनों की वैल्यू को यूज करके फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगा। So moles of electrons equals to charge over Faraday constant, तो Q over F लिखा हमने। चार्ज है हमारे पास 2050, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास 9.13 into 10 to the power minus 3। तो मैं यहां से फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा, तो फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी 2050 डिवाइडेड बाय आंसर, सो इट्स गोइंग टू बी 224439.65। Now the last step is F equals to LE। L की वैल्यू मैंने कैलकुलेट करनी है। फैराडे कांस्टेंट है मेरे पास 224439.65। इसको मैं डिवाइड कर देता हूं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से विच इज 1.6 into 10 to the power minus 19। हम डिवाइड कर देते हैं 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 से, सो इट्स गोइंग टू बी 1.40 into 10 to the power 24, and that's the value of Avogadro constant। and again ये वैल्यू डिफरेंट आ रही है, और क्यों डिफरेंट आ रही है वैल्यू? जाहिर सी बात है, मैंने ये दोनों मास और ये दोनों चार्ज एज्यूम किए हैं, राइट। ये वैल्यूज अगर एग्जैक्ट होंगी पेपर 5 में, पेपर 4 में, तो ऑब्वियसली F की वैल्यू भी करेक्ट आएगी और एवोगाड्रो कांस्टेंट की वैल्यू भी करेक्ट आएगी। ओके, गेट इट? तो अगर एग्जामिनर हमसे वॉल्यूम ऑफ गैस प्रोवाइड कर रहा है और हमसे एवोगाड्रो कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करवा रहा है, तो स्टेजेस इसी तरह से होंगे, राइट। तो वॉल्यूम ऑफ गैस अगर गिवन होगा तो हम उससे मोल्स ऑफ गैस निकालेंगे, मोल्स ऑफ गैस से मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से फैराडे कांस्टेंट निकालेंगे, फैराडे कांस्टेंट से एवोगाड्रो कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे। तो डायग्राम कुछ भी हो सकती है वॉल्यूम ऑफ गैस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट ऑब्वियसली स्टेप्स का ऑर्डर चेंज नहीं होगा, कॉन्सेप्ट ऐसे ही रहेगा, मामला ऐसे ही रहेंगे।